नमस्कार, मैं एडवोकेट परेश मोदी फ्रॉम अहमदाबाद। बहुत से क्लाइंट मेरे पास आते हैं और उनको ये समझ नहीं होती है कि सर हम कोई क्रिमिनल केस में फंसे हुए हैं। हमारे सामने एफआईआर हुई है, हमारे सामने एप्लीकेशन हुई है, हमारे सामने अर्जी हुई है। तो सर हम पुलिस स्टेशन जाए या ना जाए, और हम बेल लें तो कहाँ से ले, या हम आगोता जामीन लें। तो बहुत से लोगों को मैंने ये देखा हुआ है कि वो कंफ्यूज रहते हैं कि उनके सामने अगर कोई आक्षेप लगा है, कोई उन्होंने गुनाह किया है या ऐसा कोई काम किया है और एफआईआर हुई है, कंप्लेन हुई है, उनको समझ नहीं आती कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो मैं आज सिर्फ 2-3 मिनट में आपको फटाफट ये बता दूंगा कि क्रिमिनल केस क्या होता है, क्या करना चाहिए। क्रिमिनल केस जब किसी भी व्यक्ति के शरीर को या उसके ऐसी कोई मिलकत को, और या तो फिर उसकी कोई अ, मान लीजिए उसकी रेपुटेशन हो, उसको डैमेज करती कोई भी अगर एक्शन ऐसी होती है जिससे उसको लॉस हो जाए, वो डैमेज हो जाए, तो प्रॉपर्टी लॉस को छोड़ के बहुत से लॉस ऐसे हैं, बॉडी का लॉस ऐसा है, तो वो सब क्रिमिनल ऑफेंस में काउंट होता है। बॉडी की बात इसलिए कर रहा हूँ जैसे कि बलात्कार, मर्डर, आत्महत्या और खून की कोशिश, फिर बाद में पैसे का फ्रॉड, कमिटमेंट देना, कमिटमेंट से घूम जाना, ऐसे बहुत से केस, बहुत सी आईपीसी लगती है जो सब क्रिमिनल केस होती है। क्रिमिनल केस पुलिस खुद एफआईआर बना के, उसका एफआईआर नंबर जनरेट करके, फिर उसका इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट बना के, फिर जब वो कोर्ट में केस जाता है तब जब उसका केस नंबर पड़ता है तो ये क्रिमिनल केस बनता है। जब ये कंफ्यूजन हो कि ये क्रिमिनल केस है या नहीं है, ज़्यादातर प्रॉपर्टी और पैसे के लेन देन के मामले में हम लोग पुलिस को अर्जी देते हैं। अर्जी के ऊपर पुलिस अर्जी देने वाले का, बाद में जिसके सामने अर्जी हुई है उसको ये सब का जवाब लेती है। जवाब लेने के बाद पुलिस को लगता है कि हाँ सही में ये आईपीसी, इंडियन पिनल कोड की कुछ धारा का भंग हुआ है, तो फिर वो जवाब लेने के बाद सामने वो एफआईआर जनरेट करती है। बहुत से आजकल बहुत से डोमेस्टिक वायलेंस के केस के अंदर और दहेज और पति पत्नी के झगड़ों में, ये घरेलू हिंसा के मामले में पुलिस बहुत ही ज़्यादा एफआईआर दर्ज कर लेती है। पर जब आपके सामने कोई भी एफआईआर दर्ज हो तो पहले ये देखना पड़ता है कि कौन सी धाराएं लगी है। कुछ धाराएं ऐसी है जिसके अंदर एफआईआर के अंदर वो धाराएं मेंशन की होती है कि कौन से एक्ट एक्ट के तहत और कौन सी धाराएं लगी है। कुछ धाराएं ऐसी है जिसके अंदर पुलिस अधिकारी खुद आपको जामीन दे सकते हैं। उसके बाद कुछ धाराएं ऐसी है जिसके अंदर पुलिस अधिकारी के हाथ में नहीं होता आपको जामीन देना, तो वो लोग आपको 24 घंटे के अंदर जो मैजिस्ट्रेट होता है, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट होता है, उनके सामने पेश करते हैं। वहां से भी आप जामीन के लिए अप्लाई करते हैं, आपको जामीन मिलता है। कुछ धाराएं बहुत गंभीर होती है तो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट उसको नहीं कर सकते। तो क्योंकि वो पावर्स के कुछ राइट्स ऐसे हैं जो थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो वो सेशंस या सिटी सिविल और सेशंस जज जो होते हैं उनके पास वो मैटर जाता है। वहाँ भी उनको लगता है कि नहीं, इसको बेल देने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा संगीन अपराध है, तो फिर वो मैटर हाई कोर्ट में जाती है। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, सर ऐसा करो ना, अपने सामने ये एफआईआर हुई है, तो अपन सीधा हाई कोर्ट में जाते हैं। पर कोई भी एफआईआर, इसके लिए आप सीधा हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। अगर आपको जामीन लेना है तो आप सीधा हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है। तो ये मैंने बहुत ही कम समय में आपके सामने ये बात रखी है कि जब भी कोई बेल लेने की बात आए, जब भी कोई क्रिमिनल केस हो, तो किस तरह से आपको जामीन के लिए अप्लाई करना है। अगर एफआईआर जनरेट हो चुकी है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, पर आप पुलिस के सामने सरेंडर नहीं करते, आप भागते फिरते हो, तो ये सब आपको लगता है कि पुलिस आपके सामने धर पकड़ करेगी, ऐसे एक्शन लेगी, तो वो केस में आगोता जामीन यानी एंटीसिपेटरी बेल लिए जाते हैं। एंटीसिपेटरी बेल होते हैं, रेगुलर बेल होते हैं। रेगुलर बेल में चार्जशीट फाइल होने से पहले की बेल होती है, चार्जशीट फाइल होने के बाद की बेल होती है। उसके बाद में और भी आप बेल की अर्जी लगा सकते हो। तो ये है क्रिमिनल केस की छोटी मोटी बात है। ठीक है, कुछ भी हो तो आप कभी भी ऑफिस पे आके खुद इसके लिए बात कर सकते हो, हम आपको अवश्य मार्गदर्शन देंगे। थैंक यू।